के एक्सपर्ट मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है? आपने जतन राम को वोट दिया, आपका वोट राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर। आपने दिया किसी और को, आपका वोट जमा हो गया किसी और के नाम। आप किसी और को चुनवाना चाहते, कोई और चुनकर आ जाता है। आ रहा समझ में आ रहा? दिमाग पर ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको भिखारी बनाने का कार्यक्रम है। बाबा साहब ने तो आपको राजा बना दिया था वोट का अधिकार देकर, मगर आपका वोट छीन कर ये भिखारी बनाने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। तो ये बात कोई भी आपको नहीं समझा रहा है। इसको रोकने के लिए, ये घोटाला हो रहा है, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। अब आप तीसरी तरीके से वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, पेपर ट्रेल में बटन दबाया। जब पेपर ट्रेल मशीन लगाई सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को, लगने के बाद 2014 को आपने वोट डाला। जब डालने के बाद में क्या हुआ? एक वोटर 2 जगह रिकॉर्ड गया। एक ईवीएम मशीन में आपका वोट जमा हो गया, दूसरा पेपर ट्रेल मशीन में आपका वोट जमा हो गया। एक वोटर 2 जगह रिकॉर्ड। हैरान करने वाली बातें हैं। एक वोटर है, रिकॉर्ड 2 जगह है। एक ईवीएम में जमा हो गया जो आंखों से दिखाई नहीं देता, दूसरा पेपर ट्रेल में जमा हो गया। तो पेपर ट्रेल में क्या होता है आजकल 2014 से? आप बटन दबाते ही कागज बाहर आता है। वो कागज में आपने जो बटन दबाया, वो मोहर लगा हुआ कागज बाहर आता है। वो कांच के नीचे होता है, कांच से आपको दिखाई देता है। वो कागज जो आता है वो कांच के नीचे होता है, वो आपको आंखों से दिखाई देता है कि मोहर लगा है। आपने जिसको बटन दबाया उसको मोहर लगा हुआ पिक्चर कागज में दिखाई देता है। वो कागज 7 सेकंड रुकता है। 7 सेकंड रुकने के बाद वो कागज कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। ये 2014 से हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, 2014 से हो रहा है। और गिरने के बाद ये बैलेट बॉक्स में जमा हो जाता है। अब काउंटिंग होती है, तो राम जतन राम काउंटिंग हो रही है, तो राम जतन राम का काउंटिंग में डिफीट हो जाता है, पराभव हो गया, बाहर गए। ईवीएम मशीन की काउंटिंग होती है पहले, और ध्यान रखना पेपर ट्रेल की नहीं होती है। ईवीएम मशीन की काउंटिंग होती है। ईवीएम मशीन में राम जतन राम हार गया। उसने कलेक्टर को चिट्ठी लिखा, मुझे ईवीएम मशीन का रिजल्ट मंजूर नहीं है, मुझे पेपर ट्रेल से निकले हुए कागज के टुकड़ों की गिनती चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, यदि कोई कैंडिडेट ईवीएम मशीन की गिनती मंजूर नहीं करता है और मांग करता है कि पेपर ट्रेल की गिनती किया जाए, तो कलेक्टर को गिनती करनी होगी। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर के तहत जो जिलाधिकारी है वो रिकाउंटिंग का ऑर्डर देगा। अब रिकाउंटिंग में पेपर ट्रेल मशीन का जो कागज है, जो बैलेट बॉक्स में गिरा हुआ है, उसकी गिनती होती है। ध्यान रखना, ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गिनती होती है,
और पेपर ट्रेल में कागज के टुकड़ों की गिनती होती है। कागज के टुकड़ों के गिनती में क्या होता है? राम जतन राम जो चुनाव हार गया वो चुनाव जीत जाता है। राम जतन राम जो ईवीएम में हार गया था वो पेपर ट्रेल में चुनाव जीत जाता है। अब चुनाव क्यों जीतता है? क्योंकि ईवीएम में उसका वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हुआ था, इसलिए हार गया। पेपर ट्रेल में क्या होता है? यहां पर पंजे पर ठप्पा लगा है, यहां साइकिल पर ठप्पा लगा है। साइकिल वाला ठप्पा कागज हाथी में ट्रांसफर नहीं हो सकता, हाथी वाला पेपर साइकिल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो अलग अलग एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है और ये मिक्स नहीं किए जा सकते। ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, फिजिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। कागज के वोट ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, इसलिए राम जतन राम के वोट ईवीएम में दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हुए थे, कागज में ट्रांसफर नहीं हुए, इसलिए राम जतन राम कागज के वोट में चुनाव जीत गए। अरे समझ में आया? ज्यादा टेंशन मत लेना, इतना कोई विस्तार से नहीं समझाता है भारत में मेरे अलावा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कुछ। जो हमारे लोग वोट दे रहे, जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी पता नहीं होता। अभी देखो, एक किन्नर, सोनू किन्नर, उसको हरवा दिया तो सोनू किन्नर और उनके साथियों ने पुलिस को नंगा करके उसके लाठियों से पीट करके दोबारा रिकाउंटिंग करवाया, और दोबारा रिकाउंटिंग करने के बाद में सोनू किन्नर जीत गए, है ना? मगर गोरखपुर में एक लेडी कैंडिडेट जो है, उसने कहा 2.5 लाख लोगों ने वोट डाले, ये 3.5 लाख कहां से आए? लोगों ने वोट ही 2.5 लाख डाले, ये 3.5 लाख मशीन से निकले कैसे? इतने तेजी से मुर्गी अंडा नहीं देती, सारी ईवीएम वोट कैसे दे रही है? ये आपकी कल की बात है, गोरखपुर की। सोनू किन्नर ने तो हंगामा करके रिकाउंट करके सर्टिफिकेट लिया, गोरखपुर का मामला अभी तक सेटल नहीं हुआ। ये ईवीएम का आपको करंट सबूत बता रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा अरे सर, अरे ये कल वाली बात है। आपके पंचायत राज का जो चुनाव हुआ कल हुआ, और उस डाटा के आधार पर उत्तर प्रदेश में जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, सारे के सारे अध्यक्ष का बीजेपी ने घोटाला करके जीता। और हमारे जो नेता लोग हैं वो कुछ कर नहीं पाए, जिनको हम अपना नेता मानते हैं ना, वो किन्नर लोग, ठीक है, अब लोग भविष्य बोलेंगे वाले किन्नर ही अच्छे नेता है। भविष्य में लोग क्या बोलेंगे? अरे किन्नर यार, किन्नर लड़ाई लड़ रहा है, ये किन्नर ही अच्छा लीडर बन सकता है, वो लड़ रहा है। और हमारे बड़के जो नेता है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। ये ईवीएम मशीन का करंट उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको बता दूं। तो इस तरह से ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो ट्रांसफरेबल होता है, और पेपर ट्रेल मशीन में कागज का वोट होता है। इस वजह से राम जतन राम, हारा हुआ राम जतन राम चुनाव जीत जाता है। और इस तरह से एक घोटाला समझ में आता है, एक घोटाला इस तरह जो है। अब ये जो घोटाला हुआ,
या हो रहा है सारे देश भर में, इस घोटाले को रोकना जरूरी है। ये घोटाला हो रहा है और सारा सत्यानाश हो जाएगा। वो इस घोटाले को रोकना जरूरी है। इसलिए रोकने के लिए क्या करना होगा? रोकने के लिए क्या करना होगा? तो एक तरीका है, एक तरीका ये है कि पहले तो हमारे लोगों को बताया जाए कि ईवीएम में घोटाला होता है। वो हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं, हमारे इंजीनियर लोग हैं, हमारे आईएएस अधिकारी हैं, हमारे पीसीएस अधिकारी हैं, मुझे उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमारे इंजीनियर आईएएस अधिकारी है, आप कैसा है? मैंने पूछा क्यों नहीं? हमने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। तो मैंने उनको पूछा आपको ईवीएम जांचने का अधिकार है? आपको ईवीएम जांचने का अधिकार है? चुप हो गए। फिर मैंने उसको पूछा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है घोटाला हो सकता है, तुम आईएएस अधिकारी हो और ये सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, अब बताओ तुम बड़े हो कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? फिर चुप हो गया। कहा मैं तो इंजीनियर हूं। अरे ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे जैसे बहुत उस्ताद इंजीनियर को बुलाकर एक टेस्ट करवाया और फैसला दिया। ये सुप्रीम कोर्ट, और भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक पावर है। तुम्हारे पास क्या पावर है? किसी नागरिक के पास ईवीएम मशीन जांचने का अधिकार है? किसी नागरिक के पास ईवीएम जांचने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन का सारा डाटा जांचने के बाद ये ऑर्डर दिया था। और इसलिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, उनको बताना होगा ईवीएम में घोटाला होता है। तुम कहते हो नहीं होता है, तुम कहते हो नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा होता है, जांचने के बाद कह रहा होता है, उसके पास संवैधानिक अधिकार है, उसने फैसला दिया होता है। इसलिए इसको मानने का और लोगों को बताना है कि हाँ ईवीएम में घोटाला होता है। फिर दूसरी बात क्या करने का है? चुनाव आयोग को लेटर लिखना होगा। जब आप घोटाला करने वाली मशीन बनाते हो तो ईमानदार मशीन भी बनाई जा सकती है, क्योंकि आप तो कंपनियों को ऑर्डर देके ही तो मशीन बनाते हो ना। कंपनी को आप ऑर्डर देते हो, कंपनी वाले क्या बोलते हैं कैसी मशीन चाहिए, तो चुनाव आयोग कहता है घोटाला करने वाली चाहिए। कंपनी वाले बोलते हैं अरे हमको पूरी सुनाई नहीं दिया, हम क्या कह रहे हैं, आपने जो कहा हमको पूरा सुनाई नहीं दिया। ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, क्यों? 2 नंबर का मामला है। 2 नंबर की मशीन बनानी है, ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता। अगर मैं ज्यादा जोर से बोलूंगा, दीवार को भी कान होते हैं, पता नहीं साला सुन लिया तो कोर्ट में चला जाएगा। आजकल कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और कोई आदमी जाए या ना जाए, सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी अपने से ही शुरू कर देता है। तो इसलिए ये जरा खबरदारी से बोलना पड़ता है, ज्यादा जोर से नहीं बोलना पड़ता है। तो कंपनी वाले चुनाव आयोग को कहते हैं ठीक है, ज्यादा पैसा लगेगा। क्या कहा? क्या कहा? ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता, ये 2 नंबर का आंकड़ा है। कहा क्यों ज्यादा पैसा लगेगा? आपकी मशीन 2 नंबर की है तो पैसा भी तो 2 नंबर का लगेगा। अगर मशीन आप ईमानदारी से बनाना चाहते हो, सस्ते में दे सकता, नहीं ईमानदार मशीन नहीं चाहिए।
हमारे इलेक्शन कमिश्नर के जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है। ये तो जो भारत की प्रजा है, भारत सरकार को टैक्स देती है, वो टैक्स के पैसे हमारे पास आते हैं, हम मशीन खरीदते वाले, हमारी जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है। तो इसलिए हमें सस्ती वस्ती नहीं चाहिए, हमें तो घोटाला करने वाली ही चाहिए। तो मशीन ही सारी घोटाला करने वाली आपने बनवाई। तो जब आप घोटाला करने वाली मशीन बनाने का ऑर्डर दे सकते हो, तो ईमानदार मशीन बनाने का भी ऑर्डर दे सकते हो। तो ईमानदार मशीन बनाने का काम होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ईमानदार मशीन आपने बनाई, चुनाव आयोग की बातों पर हम यकीन नहीं करेंगे। अगर चुनाव आयोग कहेगा कि मशीन ईमानदार है, नहीं, हम नहीं मानते। क्यों? चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर 2013 के पहले भी कहा था ईवीएम में घोटाला नहीं होता, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया कि घोटाला होता है। इसका मतलब चुनाव आयोग की बातों पर विश्वास करना गलत बात है। इसलिए तुम्हारे सर्टिफिकेट पर हम मानने वाले नहीं है कि ईवीएम बराबर है, ईमानदार है। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का पैनल ईवीएम मशीन को जांच करके सर्टिफिकेट दे, ये मशीन ईमानदार है। दूसरा, नागरिकों का पैनल होना चाहिए। यदि आप ईवीएम से ही चुनाव करवाना चाहते हो, करो, मगर नागरिक पैनल से भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये मशीन ठीक है, उसके बाद ही यकीन करेंगे। अगर ये बात जो हम चुनाव आयोग को लिख कर देंगे, चुनाव आयोग अगर नहीं मानता है, भारत बंद करेंगे। आपको याद होगा, हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद करवाया था, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए। बराबर है, मालूम है आपको? 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में नरेंद्र मोदी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद करवाया। भारत बंद हुआ, 200 पॉइंट रोस्टर नरेंद्र मोदी को हमने लागू करवाया। फिर सीए के मुद्दे पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ब्राह्मणों ने बनाया। क्यों? हम लोग कहते ना ब्राह्मण विदेशी है, अभी विलास ने कहा ना ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मणों को बड़ा बुरा लगता है। अरे हमको विदेशी कह रहे, अच्छा, SC ST OBC के लोग हमको विदेशी कहते हैं। अच्छा, तुमको भी विदेशी घोषित करते हैं, कानून बनाया। आरएसएस के भाजपा के लोगों ने कानून बनाया, और कानून बनाकर 19,48,000 लोगों को आसाम में विदेशी घोषित, उसमें 5 लाख मुसलमान। सारे देश भर में प्रचार किया, मुसलमानों को हमने विदेशी घोषित किया। उसमें 14,48,000 SC ST OBC। जब आसाम हमारे लोगों को विदेशी घोषित कर दिया, मैं आसाम से दिल्ली आया और दिल्ली आकर सीए के विरोध में भारत बंद कर दिया। बहुत सारे देश भर में भारत बंद हो गया, सारे देश के मुसलमानों ने साथ सहयोग किया, विशाल भारत बंद हो गया। जब विशाल भारत बंद हो गया, सीए का कानून नरेंद्र मोदी के डब्बे में गोल। आप लोग या बहुत सारे लोग कहते कि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। चलो मैं भी मान लेता हूँ, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, मगर नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम भी ताकतवर है, ज्यादा नहीं तो इंच भर तो ज्यादा है ही। नहीं होता तो कानून बंद कैसे होता? अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा सीए की कोई